Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 7 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, कुछ विशिष्ट प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले, विशिष्ट प्रश्न मिलेंगे साथियों। सभी को पता है 31,000 पदों की रीट की भर्ती की विज्ञप्ति आपके दीपावली के बाद आने वाली है, तो बिल्कुल तैयारी जरूर जारी रखें साथियों। ऐसा नहीं है कि तैयारी बिल्कुल आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। मित्रों, आपके प्रश्न नंबर 1 आता है, पूरे 30 क्वेश्चन है टीचिंग मेथड के। साथियों, प्रश्न नंबर 1 क्या है? निगमन विधि के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन का चयन करना है निगमन विधि के बारे में। विकल्प है, यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है, यह विधि स्मृति केंद्रित है, इसका उपयोग उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए और इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों व उदाहरणों से समस्या का हल निकाला जाता है। तो साथियों, राइट आंसर बताना है निगमन विधि के संदर्भ में असत्य कथन। तो मित्रों देखिए, असत्य कथन की बात करें तो पहला कथन क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। स्मृति केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। उपयोग इस उच्च स्तर पर करना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन क्या इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरणों से समस्या का समाधान निकाला जाता है? नहीं, बल्कि इसमें नियम और सूत्रों के माध्यम से समस्या का हल निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 1 में। प्रश्न 2 पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2000, 2001, 2001, 2002, 2003, 2000। ये थोड़ा सा मिस टाइप है, यहाँ मैंने 2002, 2003 लिखा था, ठीक है, और 2003, 2004। तो साथियों बताइए राइट आंसर, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। सन 2001, 2002 में ही सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत मानी जाती है। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 3 आपके आता है, निम्न में से कौन सी संस्था अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की देखभाल करती है? NCTE, MCI, AICTE और CSIR। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की देखभाल, ठीक है, अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की देखभाल करने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं NCTE। क्या कहते हैं? NCTE। जैसे अभी आपके ये जो रीट का सिलेबस है, इसका निर्धारण किसके द्वारा है? NCTE के सिलेबस के अनुसार। तो रीट का सिलेबस जैसे मतलब अध्यापक संबंधित जो भी चीजें होती है वो NCTE निर्धारित करती है साथियों। तो आपका प्रथम विकल्प सही है इसमें प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न 4 पे आते हैं, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई किस लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या बढ़ाने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की पूर्ति हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अपव्यय को रोकने हेतु। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की पूर्ति हेतु आप नवोदय विद्यालय की स्थापना तो करोगे नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या बढ़ाना है तो फिर नवोदय विद्यालय क्यों, दूसरे विद्यालय भी खोल सकते हो। तो ये दोनों तो गलत है साथियों। इसका सही आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली और गरीब बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु ही नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे क्वेश्चन में। प्रश्न 5 देखते हैं साथियों। प्रश्न 5 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि। व्यक्तिगत ध्यान मतलब कि एक एक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि शिक्षार्थी समूह में हमेशा अच्छा सीखता है, क्योंकि अध्यापक कक्षा कार्यक्रमों में ऐसा कहा गया है, क्योंकि इससे अध्यापक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छा अवसर मिल जाता है, या क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालकों का जो विकास है वो भिन्न भिन्न दरों से होता है। अरे कोई किसी बालक का तीव्र विकास जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में होता है, किसी मतलब अलग अलग तरीके से, कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख जाता है,
कोई किसी को चीज़ को सीखने में टाइम लेता है और भिन्न भिन्न तरीके, सबके अपने अपने तरीके, अपनी अपनी क्वालिटी होती है साथियों। इसलिए व्यक्तिगत ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। चौथा विकल्प यहाँ सही है साथियों प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न 6 मित्रों, छठे प्रश्न को भी आपको अच्छी तरह से देखना है। अधिगम के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन देखना है। बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि है और अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। तो साथियों, अधिगम के बारे में सही कथन का चयन कीजिए प्रश्न संख्या 6 में। देखिए मित्रों, विकल्पों को देखते हुए पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अधिगम नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां भी तो सीखने का ही हिस्सा होती है। और अधिगम पे किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों का प्रभाव ही नहीं होता है, ये भी गलत बात है, प्रभाव होता है। साथियों, मानसिक गतिविधि तो है अधिगम मूलभूत से, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें इसमें आ जाती है। लेकिन तीसरा विकल्प की जगह हम यहाँ चौथा सही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि उसी वातावरण में अधिगम प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थी, मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें संवेगात्मक, सकारात्मक और संतुष्ट करे साथियों, संवेगात्मक सकारात्मक रूप से। तो आपका चौथा ही विकल्प इसमें सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में और प्रश्नात्मक विधि में। तो सुस्त, एक होता है चुस्त शब्द, क्या होता है? चुस्त। तो और एक है सुस्त। तो चुस्त और सुस्त का दोनों आपको बताना है। चुस्त का मतलब होता है साथियों एक्टिव और सुस्त का मतलब होता है बिल्कुल इनएक्टिव साथियों। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि में ही शिक्षार्थी शुद्ध होता है, क्योंकि चुपचाप वो बैठा रहता है, अध्यापक व्याख्यान देता है। तो फिर सुस्त तो यहाँ छात्र होता है और चुस्त कौन होता है इस विधि में? अध्यापक होता है। तो यहाँ शिक्षार्थी की पूछा है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ सही है। शिक्षार्थी ही व्याख्यान विधि में सुस्त होते हैं साथियों। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 8। खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि इससे, खेल थेरेपी, खेल के माध्यम से बच्चों का इलाज करना एक तरह से, वो बालकों के अध्ययन में क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि इससे क्या होता है? शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजक बनाने हेतु, बालक के आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु, शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित बनाने हेतु या शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व को उजागर करने हेतु। तो साथियों देखिए, खेल थेरेपी इसलिए अपनाई जाती है बालकों के अध्ययन में ताकि उनके जो आंतरिक रुझान है, उनके जो अंतर्द्वंद है, उनको समझने का मौका मिले साथियों। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म देखते समय मानव की कितनी इंद्रियों का उपयोग होता है? जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो कौन कौन कितनी इंद्रियां हमारी कार्य करती है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों जब भी आप मूवी देखते हो तो उसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। मतलब आपकी जो आंखें हैं और आपके जो कान हैं, दोनों ही इंद्रियां फिल्म देखते वक्त काम करती है। तो मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न 10 देखेंगे मित्रों। 10वां क्वेश्चन है, प्रदर्शन सामग्री का पहला महत्व किसका है? प्रदर्शन सामग्री जो होती है इसमें सबसे फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी? सिनेमा, दूरदर्शन, चलचित्र और प्रत्यक्ष अनुभव। देखिए, जहां कहीं भी प्रत्यक्ष अनुभव की अगर बात की जाए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको इसी को देना है, क्योंकि बालक जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सीखेगा तो उसको वो भूल ही नहीं पाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव वाला विकल्प है चौथा, वो ही सही आंसर है। प्रश्न 11 पे आते हैं साथियों। छात्रों के बीच रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, टेक्स्ट बुक का प्रयोग करके सिखाए, छात्रों को सवाल करने की अनुमति दे और गतिविधि आधारित शिक्षण करे। देखिए, बच्चों में रुचि पैदा करना है पढ़ाई के प्रति, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे तो अरुचिकर शिक्षण होगा। टेक्स्ट बुक सवाल करने की अनुमति देना, ये अलग चीजें हो जाती है। मेन चीज है गतिविधि आधारित शिक्षण करे, कि छात्र कोई ना कोई क्रिया उसमें करे, कोई ना कोई गतिविधि करे, ताकि वो एक्टिव रहकर उस चीज को सीखे
और उनमें रुचि भी ज़्यादा हो साथियों शिक्षण के प्रति। चौथा विकल्प सही है इसमें 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखेंगे। मानचित्र पढ़ाते समय सबसे पहले छात्रों को क्या पढ़ाना चाहिए? मानचित्र में पैमाने की व्याख्या, रेखाओं की महत्ता की व्याख्या, दिशाओं का ज्ञान और रंगों का मानचित्र में अर्थ। तो मित्रों, मानचित्र पढ़ाते समय सबसे पहले छात्रों को पढ़ाना चाहिए दिशाओं का ज्ञान। क्या पढ़ाना चाहिए? दिशाओं का ज्ञान, क्योंकि सबसे पहले छात्र को ये तो पता होना चाहिए कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा विकल्प सही है, सबसे पहले इस चीज का ज्ञान होना चाहिए साथियों। प्रश्न 13 देखेंगे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है? इकाई उपागम, मानकीकृत उपागम, एकीकृत उपागम और सहसंबंध उपागम। मित्रों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को एक बार आप समझ जाओ, फिर आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो मित्रों, इकाई उपागम, एकीकृत उपागम, सहसंबंध, ये तो सामाजिक अध्ययन में आ जाते हैं, लेकिन जो मानकीकृत उपागम है ये शिक्षण में नहीं आता है साथियों। मानकीकृत तो परीक्षण होते हैं, इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। तो साथियों देखिए, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक निबंधात्मक में, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, ये कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ है मिलान प्रश्न, कि इधर भी एक तालिका बनी हुई है, इधर भी एक तालिका बनी है, इसमें 4 ऑप्शन है और यहाँ पर भी 4 चीजें हैं, उनका मिलान आपको करना है। तो इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा इसमें प्रश्न संख्या 14 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने की नवीनतम विधि है। खेल विधि, शिक्षण में टेबलेट का प्रयोग करना, एपिडाइस्कोप से पढ़ाना और आत्मक्रिया द्वारा सिखाना। तो साथियों, भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने की नवीनतम विधि की बात करें तो वो है शिक्षण में टेबलेट का प्रयोग करना। टेबलेट कोई खाने वाली गोली की बात नहीं कर रहे अपन। टेबलेट होता है जैसे अपने कंप्यूटर होता है, उसका छोटा रूप टेबलेट आप सभी जानते हो वैसे। तो ये टेबलेट का प्रयोग करना ये बिल्कुल नवीनतम चीज है। बाकी आत्मक्रिया पहले भी चली आ रही थी, खेल से पहले भी सिखा रहे थे, एपिडाइस्कोप को आए बहुत दिन हो गए, लेकिन ये टेबलेट का प्रयोग शिक्षण में कुछ ही समय से शुरू हुआ है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में, क्योंकि नवीनतम यहाँ पर आपसे पूछा था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि पीएस जो लेवल है बच्चों का, उस पर बच्चों को आपको हिंदी भाषा सिखानी है। तो सबसे जरूरी क्या है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें और कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण। देखिए, बच्चों को भाषा अगर आपको सिखानी है तो आप कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण निर्मित कर दो, बच्चे ऑटोमेटिक ही भाषा सीख जाते हैं साथियों। प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब होता है कि जो उसकी दीवारें हैं, उसकी जो दीवारों की जो नीचे की साइड है वहाँ पर चित्र वगैरह बना दिए, छोटे छोटे शब्द लिख दिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनमें एक तरह से उनकी रोचकता भी बनी रहे। चौथा विकल्प सही रहेगा 16वें क्वेश्चन में। प्रश्न 17 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो सत्य कथन का चयन कीजिए साथियों। भाषा के बारे में, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है और लैंग्वेज और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। लिखित ही नहीं होती है भाषा, मौखिक भी होती है। तो दूसरे और तीसरे विकल्प में से आपको छांटना है साथियों। राइट आंसर है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये भाषा के बारे में एकदम उचित कथन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज व्याकरण का ही अनुसरण करे हर बार, ठीक है। इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न 18 देखेंगे। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना किसके अंतर्गत आ जाता है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं ये, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है या केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं? तो साथियों देखिए प्रश्न पूछ रहे हो आप,
बच्चे प्रश्न पूछ रहे, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे, परिचर्या में भाग ले रहे, वर्णन कर रहे, तो इसका मतलब ये है ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं साथियों। आपका आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 19 आता है आपका, ये देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना और व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो कभी भी व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना ये कोई किसी भी लैंग्वेज का उद्देश्य नहीं होता है साथियों। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना ये कोई हिंदी भाषा का मुझे उद्देश्य नहीं लग रहा है। अब दो चीजें हैं, भाषा का ज्ञान देना और प्रश्न पूछने का अवसर देना। तो भाई साहब हिंदी भाषा पढ़ा रहे हो तो मेन चीज क्या होती है कि बच्चों को भाषा का ज्ञान हो। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को, सीखने की क्षमता का आकलन करने को, काव्य सौंदर्य को और निबंध लिखने की योग्यता को। मित्रों हिंदी भाषा का आपको मूल्यांकन करना है तो आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे सीखने की क्षमता का आकलन, कि बच्चे ने किसी चीज को कितना सीखा है। आप जब आकलन करोगे आपको पता लग जाएगा कि बच्चे ने इस चीज में ये नॉलेज रखता है बच्चा, तो साथियों इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, सीखने की क्षमता का आकलन। यहां पर आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 20 में। मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो लाइक नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लिक कर दिया करो, वो हो जाता है लाइक, बताता नहीं है बस, वो प्रॉब्लम चल रही है। ये रेखा गणित को छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, निगमन विधि से और उपरोक्त सभी से। तो साथियों रेखा गणित को छोटी कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब अलग से इसका कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई औपचारिक रूप से इसकी कोई बुक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए साथियों। नॉर्मली अनौपचारिक रूप से ही इसका शिक्षण करा देना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ न हो। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यापकता से आशय है प्रश्नों की भाषा सरल व शुद्ध हो, प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता हो, प्रश्न विभेदकारी हो और प्रश्न समूचे पाठ्यक्रम से संबंधित हो। तो साथियों मूल्यांकन में व्यापकता का मतलब होता है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो व्यापकता का मतलब लिया जाता है प्रश्न समूचे पाठ्यक्रम से संबंधित हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 5 इकाई हैं तो 2 इकाई में से सारे क्वेश्चन दे दिए, 3 इकाई तो छूट गई, तो फिर उसमें व्यापकता की कमी होती है। यहाँ पर प्रश्न समूचे पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए, ये होता है व्यापकता का अर्थ मूल्यांकन के संदर्भ में। यहाँ पर साथियों आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों को ज्यामितीय आकृतियां देकर उनमें से वृत्ताकार आकृतियां अलग करवाई जाती है, यह प्राप्य उद्देश्य है, ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञानोपयोग। तो साथियों हो सकता है आपने इस क्वेश्चन में ज्यामितीय आकृतियों को देखकर ही कौशल लगा दिया हो, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। यदि अलग करा रहे, अलग करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, ये किसके अंतर्गत आ जाता है साथियों? अवबोध के अंतर्गत आ जाता है। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 23 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, फिर अन्य और कोई ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनको दे दी छात्र को। अब यहाँ पर छात्र से क्या कि बेटा आपको वृत्ताकार आकृतियां अलग करनी है, छात्र उसको अलग कर देता है, तो मतलब ये अवबोध की पूर्ति हो रही है साथियों। प्रश्न 24 पे आते हैं, प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो साथियों प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है दिए गए विकल्पों के अनुसार आगमन विधि। कौन सी विधि मानी जाती है? आगमन। और अगर यहाँ पर खेल आ जाता तो फिर खेल आपका सही आंसर हो जाता साथियों। 24 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? बच्चों को छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, बच्चों की रुचि भी उसमें होनी चाहिए, तो कौन से तरीके से आप पढ़ाओगे साथियों? आगमन से, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटना और निगमन। तो निगमन और रटना तो आप बाहर निकाल सकते हो, 2 चीजें हैं, आगमन और मनोरंजक संबंधी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। तो साथियों आगमन विधि भी हर जगह आप लागू नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं आप उनको यदि मनोरंजन एवं खेल विधि से सिखाओगे तो आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं।
साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है 25 क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जरूर आप बिल्कुल सोच समझ कर ही आंसर दें। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, देखिए मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, किंतु ये बाल केंद्रित विधि तो है साथियों, किंतु इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में नहीं होता है, बल्कि निर्देशक के रूप में होता है साथियों शिक्षक। तो देखिए यहाँ पर निरीक्षण कौन करता है, छात्र करता है, तो फिर ये मनोवैज्ञानिक भी हुई, बाल केंद्रित भी हो गई, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को कम करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे और बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का समर्थन नहीं करती है। देखिए बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे ऐसा समर्थन करता है, बच्चे करके सीखे ये भी बिल्कुल सही बात है, खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले ये भी सही है, लेकिन कम गलतियां करें ऐसा थोड़ी होता है, गलतियां ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि गलतियां ही तो हमें सिखाती है साथियों। हम किसी चीज़ को गलत नहीं करेंगे तो उसको उसमें परफेक्ट कैसे होंगे, इसलिए ये चीज़ पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में नहीं है। प्रथम विकल्प यहाँ सही है 27 में। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण के दौरान छात्र कार्य करता है पूर्ण स्वतंत्र होकर, शिक्षक के निर्देशानुसार, प्राचार्य के निर्देशानुसार और अभिभावकों के निर्देशानुसार। तो अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, तो पूर्ण स्वतंत्र होकर तो खोजेगा नहीं, कुछ तो कंट्रोल होता है। अभिभावक तो कंट्रोल करने आएंगे नहीं, प्राचार्य भी नहीं आएगा, बल्कि कौन है, जो उनका शिक्षक है उसके निर्देश अनुसार छात्र अन्वेषण के दौरान कार्य करते हैं। तो मित्रों आपका दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है 28 में। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखते हैं। छात्र सबसे अच्छा सीखता है सुनकर, पढ़कर, करके और सभी। तो साथियों सुनकर, पढ़कर सबसे अच्छा कैसे सीखता है, करके, किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करके, लर्निंग बाय डूइंग वाली बात यहाँ पर हो गई है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है 29 में। साथियों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूले चैनल को। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा नाम से बना रखा है, वहां से मिल जाएगी। मित्रों प्रश्न नंबर 30 है। दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो साथियों मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो दृश्य श्रव्य सामग्री है मित्रों वो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि छात्रों को इससे मोटिवेशन मिलता है सीखने के लिए। प्रथम विकल्प इसमें सही रहेगा साथियों। 30 क्वेश्चन में कमेंट करके बता के जाए कि कितने क्वेश्चन सही हुए और ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी साथियों।